नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाएं देश की डेयरी सहकारी समितियों का नेतृत्व करती हैं। डेयरी क्षेत्र का कारोबार गेहूं और चावल के संयुक्त उत्पादन मूल्य से अधिक। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की वैधता की सहमति दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमेरिकी निवेशकों को भारत में सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित किया। स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 2013-14 से 74% बढ़ा। 10 व्यावसायिक कोयला खदानों की ई-नीलामी कल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की आशा। यूनिसेफ भूकंप प्रभावित दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान में बच्चों के लिए सचल कक्षाएं चलाएगा। T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी। कोलंबो में भारत अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डेयरी पशुओं के ताजा आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डाटाबेस बनाया जा रहा है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक पशु को इससे जोड़ा जाएगा। ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आज कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय बड़े जनसमूह द्वारा उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में सबसे अधिक डेयरी उत्पाद करने वाला देश बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी है। उन्होंने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रेरक शक्ति छोटे किसान हैं। पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। प्रधानमंत्री मोदी ने उल्लेख किया कि सरकार एक संतुलित डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति डेयरी क्षेत्र तक भी पहुंची है और डिजिटल भुगतान प्रणाली दुनिया भर के किसानों की मदद कर सकती है। भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। प्रधानमंत्री ने डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की शक्ति का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत के डेयरी क्षेत्र की श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 70% है और महिलाएं ही इस क्षेत्र का नेतृत्व करती हैं।
भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मवेशियों में लंपी चर्म रोग के लिए स्वदेश में ही टीका तैयार कर लिया गया है। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 तक डेयरी के सभी पशुओं को मुंहपका खुरपका बीमारी से बचाने के लिए टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्लास्टिक मवेशियों के लिए खतरा बन गया है और सरकार एक ही बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है। शाम को सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि लाखों लघु और सीमांत किसानों के योगदान से भारत विश्व में सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक के रूप में उभरा है। श्री शाह ने कहा कि 2022 में भारत न केवल डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि डेयरी उत्पादों का निर्यातक भी बन गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में भारत विश्व में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, जो अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। श्री शाह ने आशा व्यक्त की कि भारत आने वाले वर्षों में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 15 सितंबर तक चलने वाले सम्मेलन का विषय है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। गुजरात के आणंद में अमूल डेयरी के प्रबंध निदेशक अमित व्यास ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि शिखर सम्मेलन डेयरी क्षेत्र में कई नवाचार लाएगा। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो लाइवलीहुड और न्यूट्रिशन का है। भारत का जो मॉडल है ये कोऑपरेटिव मॉडल है और जिसको हम बोलते हैं आनंद पैटर्न अमूल मॉडल कहते हैं। वो मॉडल को कैसे दूसरे देशों में, यहाँ पे अभी विकसित नहीं हुआ, देशों को विकसित अगर होना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस विश्व में क्या हो रहा है, नई डेवलपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट क्या है, दूध के अंदर क्या तकनीकें नई नई आ रही हैं, एनिमल की डिजीज में क्या डेवलपमेंट हुए हैं वर्ल्ड वाइड। तो चारों तरफ से विश्व के हर कोने से डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्षेत्र के जो निष्णात हैं वो यहाँ आते हैं और उनके साथ में टेक्निकल सेशंस होते हैं। उन सेशन में हम अपने व्यूज व्यक्त करते हैं और समिट के अंत पे इसको कंपाइल किया जाता है और इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अमेरिका के निवेशकों से भारत में सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश करने को कहा है। श्री गडकरी ने अमेरिका और भारत की साझेदारी को स्वाभाविक बताया और कहा कि दोनों देशों ने परस्पर आर्थिक वृद्धि में योगदान किया है। नई दिल्ली में भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस आयोजन से दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ करने के लिए रूपरेखा तय होगी। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क संबंधी बुनियादी ढांचा भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोत परिवहन, पत्तन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक पर्यावरण मानकों के अनुरूप जहाजों की रिसाइक्लिंग और वाहन स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में जहाजों के पर्यावरण अनुकूल पुनर्संसाधन और वाहन स्क्रैपिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री सोनोवाल ने कहा कि देश में जहाजों की सुरक्षित और टिकाऊ रिसाइक्लिंग सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। गुजरात को भारत का व्यापारिक प्रवेश द्वार बताते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत का 40% कार्गो व्यापार गुजरात के बंदरगाहों से किया जाता है। श्री सोनोवाल ने बताया कि केंद्र की सागर माला परियोजना के अंतर्गत गुजरात में 74 परियोजनाएं चल रही हैं। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में याचिका की वैधता पर सहमति दी है।
न्यायालय ने अंजुमन कमेटी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये मामला सुनवाई योग्य है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन अंजुमन कमेटी करती है। जिला न्यायाधीश A.K. विश्वेश ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर आधारित मुस्लिम पक्ष के तर्क खारिज कर दिए। न्यायालय ने कहा कि सभी याचिकाकर्ता 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करें। ये मामला 5 महिलाओं की याचिका से संबंधित है जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं की दैनिक पूजा करने की अनुमति मांगी है। उनका मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवारों पर इन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इससे पहले निचली अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था। स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 2013-14 से 74% बढ़ा है। 2018-19 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के अनुसार 2013-14 में स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय 1042 रुपये था, जो बढ़कर 1815 रुपये हो गया है। देश में स्वास्थ्य पर कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय में सरकार की हिस्सेदारी 2013-14 के 23.2% से बढ़कर 2018-19 में 34.5% हो गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ा है। 2013-14 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर सरकारी खर्च लगभग 51% था, जो 2018-19 में बढ़कर 55% से अधिक हो गया है। 2013-14 के बाद से देश में स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति व्यक्ति निजी व्यय में भी 8% की कमी आई है। 10 व्यावसायिक कोयला खदानों की ई-नीलामी कल से शुरू होगी। कोयला मंत्रालय ने व्यावसायिक कोयला खनन के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। 8 कोयला खदानों की ई-नीलामी कल और 2 कोयला खदानों की बुधवार को होगी। मंत्रालय ने कहा है कि ई-नीलामी की जा रही खदानों की कुल अधिकतम उत्पादन क्षमता 39.31 मिलियन टन प्रति वर्ष है। मंत्रालय ने अब तक 85 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक की कुल अधिकतम उत्पादन क्षमता वाली 43 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप पशुपालन, डेयरी उद्योग या पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम से जुड़े हैं? तो ये है एक मौका आपके लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जीतने का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, सहकारी डेयरी संगठन, FPO या दूध उत्पादन कंपनियों और AI टेक्नीशियंस के अमूल्य योगदान को सराहने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022, जिनमें प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ हर एक विजेता को मिलेगी 2 लाख से 5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि। आप आवेदन www.awards.gov.in पर स्वयं भर सकते हैं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों या अपने पशु चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाएं देश की डेयरी सहकारी समितियों का नेतृत्व करती हैं। डेयरी क्षेत्र का कारोबार गेहूं और चावल के संयुक्त उत्पादन मूल्य से अधिक। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की वैधता पर सहमति दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमरीकी निवेशकों को भारत में सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 2013-14 से 74% बढ़ा। 10 व्यावसायिक कोयला खदानों की ई-नीलामी कल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की आशा। यूनिसेफ भूकंप प्रभावित दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान में बच्चों के लिए सचल कक्षाएं चलाएगी। T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी। और कोलंबो में भारत अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के समरकंद की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन परिषद की बैठक में भाग लेंगे। उनकी यात्रा उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर हो रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन के दौरान पिछले 2 दशकों में हुई संगठन की गतिविधियों की समीक्षा होगी और भविष्य में बहुमुखी सहयोग की स्थिति और संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा किए जाने की आशा है। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी युवाओं में मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान कर सकता है। नई दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एनसीसी कैडेट्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि देश एक तरफ रक्षा सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मादक पदार्थों का बढ़ता सेवन समाज के लिए गंभीर चुनौती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से राष्ट्र के विकास में योगदान देने को कहा है। कल्याण संसदीय क्षेत्र में पार्टी के कैडर की समीक्षा के लिए 3 दिन के दौरे के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि अब हमारा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने खेल और स्टार्टअप में देश की प्रगति की भी समीक्षा की। श्री ठाकुर की उपस्थिति में कई स्थानीय युवा भाजपा में शामिल हुए। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की है। 6 सप्ताह का ये कार्यक्रम 23 अक्टूबर तक चलेगा। इसका विषय है हर दिन हर घर आयुर्वेद। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हर दिन हर घर आयुर्वेद का विषय प्रत्येक घर में समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पर बल देने के लिए चुना गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जीवन एक लक्ष्य को सार्थक किया है। आज दिल्ली के देशबंधु कॉलेज में श्री मोदी के जीवन और कार्यशैली पर आधारित किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी पर चर्चा करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि श्री मोदी द्वारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में किए गए 20 वर्ष के शासन की व्याख्या करती ये पुस्तक उनके उद्देश्यों और कर्तव्यों पर प्रकाश डालती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में संपन्न हो गई। आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि ब्रांडेड उत्पादों के बजाय स्थानीय उत्पादों को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बजाय रोजगार केंद्रित समावेशी नया आर्थिक भारत सूचकांक तैयार करने के साथ साथ भारतीय शिक्षा संस्थानों में हिंदुत्व संबंधी पाठ्यक्रम तैयार करने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि संगठन आने वाले दिनों में विकास के साथ साथ देश के स्वत्व को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वदेशी, स्वावलंबन में एक शब्द कॉमन है, वो भारत का स्व है। ये भारत का स्वत्व है, यही सारे भारत को आपस में जोड़ता है। तो सबको एक साथ जोड़ने वाला ये जो भारत का स्व है, ये स्व कैसे प्रकट होगा उस पर भी चर्चा यहाँ पर हुई। भारत का भौतिक आर्थिक विकास के साथ साथ भारत का स्वत्व भी साथ चले, इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र क्या क्या करेगा इस पर यहाँ पर चर्चा हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर डॉक्टर वैद्य ने कहा कि यदि कोई सौहार्द के बजाय घृणा के आधार पर देश को जोड़ने का प्रयास करता है तो ये केवल राजनीतिक नौटंकी ही सिद्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक चित्र पोस्ट करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी से पूछा है कि क्या वे इस चित्र को ट्वीट कर देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है। Those who are associated with a particular ideology, they should be eliminated. They have no place in the politics. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है।
आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम आपको भारत में पीली क्रांति के बारे में बता रहे हैं। इसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से सरसों और तिल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986-87 में शुरू की गई क्रांति को पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। पीली क्रांति का लक्ष्य 9 तिलहन है जो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी हैं। खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को तेल बीज और तेल पाम पर एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की, जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी, उसकी हर सुविधा मिले। इस मिशन के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं, उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा। डॉक्टर डी.के. यादव, एडीजी बीज, ICAR, नई दिल्ली ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत को तिलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। You can expect the enhanced yellow revolution. In the laboratory, we are integrating the modern genomic tools now. As the conventional breeding, generally the phenotyping is a problem. So, for many of the traits now, the various markers, either it is gene markers or the linked markers of different type of markers, they are available. And by using those markers, we are trying to introgress the desired traits in our mustard material. आकाशवाणी ने कृषि और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से कई आकाशवाणी केंद्रों पर फार्म और होम यूनिट्स की स्थापना की। देश भर में किसानों के लोकप्रिय किसानवाणी कार्यक्रमों के तहत तेल बीज और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत खाद्य तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए सरकार के प्रोत्साहन से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। किसान पानी और मिट्टी के प्रबंधन, सामाजिक वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, नए उच्च उपज वाले बीज और खेती के तरीकों के बारे में सीख रहे हैं। किसान उचित समय पर मौसम संबंधी परामर्श भी प्राप्त करते रहते हैं और यहाँ तक कि किसान आकाशवाणी के माध्यम से कृषि संबंधी सारी जानकारी भी ले सकते हैं। समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देश भर के विभिन्न सुझावों और विचारों से समृद्ध होता है तथा सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा देता है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आए हैं। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1-800-117800 पर डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। आप 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त माह में बढ़कर 7% पर पहुंच गई। पिछले महीने ये 6.71% थी। मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति में वृद्धि दर्ज हुई। अगस्त माह में
खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति 7.57% रही, जो जुलाई में 6.71% थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 60,115 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,936 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 79.53 प्रति डॉलर के स्तर के कारोबार के साथ बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 190 रुपए की बढ़त से 50,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। द्वारिका शारदा पीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को आज मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के परमहंसी आश्रम में राजकीय सम्मान के साथ भू समाधि दी गई। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया था। वे 99 वर्ष के थे। एक रिपोर्ट। बारिश के बीच भी शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु आश्रम में मौजूद थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और सुरेश पचौरी सहित कई अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारियों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद सरस्वती को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी प्रांतों में अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए सचल कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। देश के इन प्रांतों में जून में विनाशकारी भूकंप से इन बच्चों के परिजन मारे गए थे। खोस्त और पख्तिया प्रांतों में यूनिसेफ 4,000 बच्चों के लिए 140 सचल कक्षाएं शुरू करेगी। इन कक्षाओं से 4,000 बालक बालिकाओं को पढ़ने का अवसर मिलेगा। और अब खेल खबरों के साथ है नवीन सक्सेना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। रोहित शर्मा को कप्तान जबकि केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। रविंद्र जडेजा को चोटिल होने के कारण टीम से बाहर रखा गया है और उनकी जगह अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, यजुवेंद्र चहल के नाम टीम में शामिल हैं, जबकि मोहम्मद शमी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई और दीपक चहर को अतिरिक्त खिलाड़ियों के रूप में रखा गया है। भारत अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ खेलेगा। विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ होने वाली श्रृंखला के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। उधर सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंच गया है। कोलंबो में आज खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 2-1 से पराजित किया। फाइनल में भारत का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। नई दिल्ली के सेना अस्पताल में आरंभिक हस्तक्षेप के प्रयास की स्थापना की गई है। विशेष रूप से सक्षम बच्चों के माता पिताओं का विश्वास बढ़ाने और बच्चों की समस्याओं के उन्मूलन के लिए ये केंद्र बनाया गया है। सेना के इस अस्पताल को रिसर्च एंड रेफरल आरआर अस्पताल भी कहा जाता है। सैन्य कर्मियों के ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, नींद और भाषा सीखने में देरी की समस्या और अन्य परेशानियों से पीड़ित 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को इससे लाभ होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महिलाएं देश की डेयरी सहकारी समितियों का नेतृत्व करती हैं। डेयरी क्षेत्र का कारोबार गेहूं और चावल के संयुक्त उत्पादन मूल्य से अधिक। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की वैधता पर सहमति दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमेरिकी निवेशकों को भारत में सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 2013-14 से 74% बढ़ा। 10 व्यावसायिक कोयला खदानों की ई नीलामी कल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार और शुक्रवार को उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा की आशा। यूनिसेफ भूकंप प्रभावित दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान में बच्चों के लिए सचल कक्षाएं शुरू करेगा। T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी। और कोलंबो में भारत अंडर 17 सैफ फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।